जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एनसीसी न्यू इनरोलेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2023 आज का जो क्लास है वो क्लास 2 रहेगा। तो क्लास 2 में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो क्लास 1 में नहीं किए थे और जो प्रश्न आपके एनसीसी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एनसीसी न्यू एडमिशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके एनसीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब एनसीसी में जब आप लोग इनरोलमेंट होने जाते हो तो आपका फिजिकल साथ ही साथ एक रिटन एग्ज़ाम या रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से डेट्स हैं देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये डेट याद रखोगे। और एनसीसी का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ये ध्यान रखना है, या तो फिर वन लाइनियर क्वेश्चन होगा। ठीक है, वन लाइनर का। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तीनों तरीके से। आपसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने वाला प्रश्न पूछा ही नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये डेट भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद आता है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को याद कर लेना है। तो तीनों डेट, कौन कौन सा डेट, भारतीय वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस और भारतीय सेना दिवस। तो भारतीय सेना दिवस पूछेंगे तो 15 जनवरी बताना है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर, ये बताना है। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है पूछेंगे तो 8 अक्टूबर, ये बताना है। उसके बाद कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। तो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ये डेट आप लोगों को में भी याद होगा, याद नहीं है तो आज से आप लोगों को ये डेट याद रखना है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है, एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं। देखिए, अब एनसीसी में इनरोलमेंट होने जा रहे हो तो एनसीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो पढ़ लेना बोला था। और पिछले क्लास में भी एनसीसी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद उस क्लास से जो छूटा था वही चीज़ आज के क्लास में हम लोग जान रहे हैं। तो एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं पूछा है, तो आप लोगों को बताना है एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। उसके बाद वर्तमान में कौन है बोलेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये हैं वर्तमान के एनसीसी महानिदेशक। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, तो भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, आपको बताना है। वर्तमान में भारत के एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, तो आप लोगों को 17 बताना है। ठीक है, 17 निदेशालय हैं। उसके बाद और प्रश्न देखते हैं, तो एनसीसी के उद्देश्य क्या है। एनसीसी में इनरोलमेंट होने जाओगे तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि एनसीसी का एम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ सटीक आंसर देना है कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना, ये पहला पॉइंट लिखोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना होगा कि सशस्त्र सेना में जीविका अर्थात करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोगों को और एडिशनल आप लोगों को पता है तो आप लोग एनसीसी के उद्देश्य एम्स में लिख सकते हो। तो एनसीसी के कौन कौन से उद्देश्य हैं या क्या उद्देश्य हैं बोलेंगे तो आप लोगों को ये 3 चीज़ बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एनसीसी का आदर्श वाक्य या ध्येय सूत्र क्या है पूछा है यहाँ पे प्रश्न। तो ये प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। एनसीसी का आदर्श वाक्य बोला जाता है या ध्येय सूत्र बोला जाता है या इसी को बोला जाता है मोटो। एनसीसी का मोटो क्या है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है एकता और अनुशासन, ये हो जाता है हिंदी में।
आप लोग चाहो तो इंग्लिश में बता सकते हो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये हो जाता है आप लोगों का एनसीसी का आदर्श वाक्य या ध्येय सूत्र या फिर एनसीसी का मोटो। उसके बाद और देखते हैं प्रश्न, तो किसकी अध्यक्षता में सरकार ने 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी? किसकी अध्यक्षता में सरकार ने 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी? तो आप लोगों को एक नाम याद रखना होगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये नाम याद रखोगे, इनकी ही अध्यक्षता में सरकार ने 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी। ध्यान रखना क्या नाम है, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद देखते हैं किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया? तो 1948। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया बोले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर लिख रहे हैं 1948। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी। ठीक है, 1946 में क्या हुआ था, समिति गठित हुआ था, ये ध्यान रखना है। और एनसीसी एक्ट पारित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में। इस प्रकार से आप लोगों को एक दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करते हुए पढ़ना है और आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? वैसे तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने आंसर मेंशन नहीं कर रखा है। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कितने रंगों से मिलकर बना है, या एनसीसी जो फ्लैग है, एनसीसी का जो फ्लैग है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, कौन सा रंग किसको डिनोट करता है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होता है, वो किसका किसका प्रतीक होता है, उसका क्लास मैं इस क्लास के एंड स्क्रीन में डालूंगा। आप लोगों को वहाँ से रीडायरेक्ट होके एक बार वो क्लास भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके रिसेंट में जो स्पोर्ट्स हुए रहते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो जैसे कि टाटा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है या विजेता हैं, तो यहाँ पे एक डेटा याद रखना, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। टाटा आईपीएल 2022 का यहाँ पे पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुजरात टाइटंस ने जीता था। उप विजेता जो था वो राजस्थान रॉयल्स था, और वो आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो 15 ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सा डेटा याद रखोगे, आईपीएल 2022 का यहाँ पे पूछा गया है, तो गुजरात टाइटंस विजेता था और उप विजेता था राजस्थान रॉयल, और आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो 15वां। अब इसी से आप लोगों को एक नया डेटा याद रखना है, लेटेस्ट वाला, अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड डेटा याद रखना है क्या, तो आईपीएल 2023 में आप लोगों को कुछ चीज़ें याद कराता हूँ। जैसे कि इस साल का विजेता कौन रहा है, तो इस साल का सीएसके रहा है, चेन्नई सुपर किंग बोलते हैं पूरा नाम, ये था विजेता। उसके बाद उप विजेता कौन था, तो इस बार था गुजरात उप विजेता। ठीक है, गुजरात था उप विजेता। और ये आईपीएल का कौन सा सीज़न हो गया था 2023, तो ये था 16 संस्करण, 16वां सीज़न था, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और एक और डाटा याद रखोगे कि आईपीएल 2023 का जो ऑरेंज कैप था, ऑरेंज कैप मतलब समझते होगे, ऑरेंज कैप जो होता है वो सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर को मिलता है। तो कौन से प्लेयर को मिला था, तो शुभमन गिल याद रखना, शुभमन गिल। ये किस साइड से खेलते थे, तो ये आपका हो जाता है गुजरात साइड से। जो सबसे सर्वाधिक रन बनाया था शुभमन गिल, जिसको ऑरेंज कैप मिला था, ऑरेंज कैप का खिताब मिला था। उसके साथ साथ टाटा आईपीएल 2023 से रिलेटेड एक और डेटा याद रखोगे, कौन सा, तो पर्पल कैप क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है पर्पल कैप। तो ये मिला था मोहम्मद शमी को। ठीक है, ध्यान रखना, एम शमी लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे टाटा आईपीएल 2022 का डेटा दिया है और मैं यहाँ पे 2023 का डेटा बताया हूँ, तो दोनों डेटा आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भारतीय मूल की महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे। तो भारतीय मूल के महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। जो मिताली राज कप्तान थी इंडियन क्रिकेट टीम की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है या खालिस्तान खेल से संबंधित है बोलेंगे तो आप लोग वेट लिफ्टिंग लिखोगे या तो फिर भारोत्तोलन। उसके बाद
उसके बाद क्वेश्चन यही है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक में बहुत ज़्यादा फेमस थे, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों के लिए हो जाता है होमवर्क मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। उसके पश्चात देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आज का क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, एनसीसी वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मिलता है और ये वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है। देखो एक प्रश्न में आप लोगों को एक आंसर भी मैंने डाला है, कैसे, जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है पूछेंगे तो आप लोगों को इतना जवाब लिखना रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा ये बता दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम भी बता दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी को ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थित है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है तो आप लोगों को बताना होगा गुजरात में, ठीक है। इसकी हाइट भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप लोगों को हाइट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य में स्थित है, गुजरात, और कौन सा है पूछेंगे तो यही नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय रक्षा अकादमी, जिसको हम लोग NDA बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। भारतीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला पुणे में, ये ध्यान रखना। NDA कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला पुणे में है। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है या फिर किसका हस्ताक्षर रहता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना RBI के गवर्नर का। 100 रुपीज़ के नोट में किसका हस्ताक्षर रहता है, तो RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं प्रश्न, भारत के 5 धर्मों के नाम लिखे। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके NCC एंट्रेंस टेस्ट में। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, इस प्रकार से आप लोग 5 धर्म के नाम लिख सकते हो। उसके बाद है भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ये सभी चीज़ें आप लोग अपने 10th 11th से पढ़ते आ रहे हो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ना नहीं चाहोगे। इससे अच्छा एक नेक्स्ट और क्लास लाऊंगा जिसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आज का क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, हेल्पफुल रहा, और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और NCC वे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।